हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती GNMT। दोस्तों आज पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सब्जेक्ट साइंस का विज्ञान का सेट नंबर 16वां लेकर आ गया हूं। और हाँ, जो अभी तक मतलब कि 1 से लेकर 15 तक सेट ना देखें कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में चल जाएं, वहां से सारा का सारा वीडियो देख लें, क्योंकि हर सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है। तो सभी क्वेश्चन मतलब कि पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में मतलब कि वरदान साबित होने वाला है। तो सभी क्वेश्चन को देखकर जरूर जाएं एग्जाम में, क्योंकि फॉर्म फिलअप हो गया है। तो अब क्या है, अब सिर्फ एग्जाम डेट आना बाकी है। तो सभी सेट पहले से देखकर मतलब कि रखिए ताकि एग्जाम में काम आए। तो चलता हूँ आज का फिलहाल सेट नंबर 16 में। और जो इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहेगी। ठीक है, तो चलता हूँ आज का फिलहाल 16 नंबर सेट में। तो 16 नंबर सेट का इस प्रकार का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 15 तक तो हम लोग तो देख चुके हैं। तो 16वां क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि कोई ऊर्जा स्रोत लोड में स्थिर धारा प्रवाहित करेगा यदि इसका आंतरिक प्रतिरोध मतलब आंतरिक प्रतिरोध कैसा होगा तो वह लोड में धारा प्रवाहित करेगा। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि लोड प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होगा। बी में बोल रहा है कि लोड के प्रतिरोध के बराबर होगा। सी में बोल रहा है कि शून्येतर परंतु लोड के प्रतिरोध से कम होगा। एंड डी में क्या हो रहा है कि शून्य होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो शून्य होगा। कोई ऊर्जा लोड स्रोत में स्थिर धारा प्रवाहित कर तब कब करेगा? जब उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होगा, तब वह धारा उत्पन्न करेगा। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो आपका सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति एक स्थिर इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष गति कर रहा है, वह अनुभव करेगा। वह कैसा अनुभव करेगा? ऑप्शन ए में है कि केवल चुंबकीय क्षेत्र का। बी में बोल रहा है कि केवल विद्युत क्षेत्र का। सी में बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों का। एंड डी में बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों का अनुभव करेगा। एक व्यक्ति का बोल रहा है कि एक स्थिर इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष गति कर रहा है, तो वह अनुभव करेगा चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों की तरह अनुभव करेगा। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। आपका तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है इस प्रकार कि किसी द्रव्य का हिमांक दाब बढ़ाने पर घटता है यदि द्रव्य कैसा रहेगा? तो हिमांक दाब बढ़ाने पर घटता है। ऑप्शन ए में है कि जमने पर फैलता है। बी में बोल रहा है कि जमने पर सिकुड़ता है। सी में बोल रहा है कि जमने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एंड डी में बोल रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या, जमने पर फैलता। किसी द्रव्य का हिमांक दाब बढ़ाने पर घटता है यदि द्रव्य क्या होगा? तो जमने पर फैलेगा। आगे चलते चौथा क्वेश्चन में। मजा आ रहा होगा तो कमेंट जरूर करें कैसा मतलब सेट लग रहा है। आपका चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है स्क्रीन पे पर कि प्रतिवर्ती धारा के माप दिष्ट धारा अमीटर द्वारा नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऑप्शन ए में है प्रतिवर्ती धारा दिष्ट धारा अमीटर से प्रवाहित नहीं हो सकता है, ये फर्स्ट ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन है कि दिष्ट धारा अमीटर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। बी सी में बोल रहा है कि पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान शून्य होगा। एंड डी में बोल रहा है कि प्रतिवर्ती धारा की दिशा परिवर्तित होगा। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान शून्य होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन में। आपका पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे है पूरा कि ऊष्मा स्वतः ही कम ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। मतलब उसमें क्या होता है कि जिसमें कम ताप है उस ओर प्रवाहित होती है। यह कथन कौन सा नियम का है? ऑप्शन ए में है कि ऊष्मा गति के द्वितीय नियम का। बी में बोल रहा है कि संवेग संरक्षण के नियम का। सी में है कि द्रव्य संरक्षण के नियम का। एंड डी में है ऊष्मा गति के प्रथम नियम का। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या, तो ऊष्मा गति के द्वितीय नियम जो नियम दिया हुआ है क्या, तो ऊष्मा गति के द्वितीय नियम दिया हुआ है। आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन में। अब आपका छठा क्वेश्चन इस प्रकार से है डिस्प्ले पे पूरा कि एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित दिया जाता है। क्या ऋणावेश दिया जाता है? तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? या घटती है या बढ़ती है या अपरिवर्तित रहती है या सूचना अपर्याप्त रहता है? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो बढ़ता है। एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेश किया जाता है तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? आर का जो वैल्यू है वो क्या होगा? तो उसका बढ़ेगा, मतलब आगे इंक्रीज करेगा। आगे चलते सातवां क्वेश्चन में। और आपका सातवां क्वेश्चन इस प्रकार से है बोला कि एक समतापीय प्रसार में क्या होता है? ऑप्शन ए में बोल रहा है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ता है या गैस की आंतरिक ऊर्जा घटती है। या सी में बोल रहा है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। एंड डी में बोल रहा है कि गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो क्या का था ये सातवां का है, तो सातवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या होगा कि एक समतापीय प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी। क्या अपरिवर्तित
रहेगी, ज्यों का त्यों रहेगी, उसी तरह से रहेगा, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा। आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन में। तो आपका 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सा बीमा ML2 और Q2 है, Q2 दर्शाता है, जहाँ Q क्या है, विद्युत आवेश दर्शाता है। मतलब ये चारों ऑप्शन में से ये किसका बीमा है जो दर्शाता है, और जहाँ Q क्या है, विद्युत आवेश दर्शाता है। ऑप्शन ए में हेनरी दर्शाता है, या हेनरी पर मीटर स्क्वायर दर्शाता है, या वेबर दर्शाता है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर दर्शाता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो मतलब कि दिया हुआ है, क्या बीमा दिया हुआ है, तो किसका, तो हेनरी का बीमा दिया, ML² बाई Q2 दिया हुआ है हेनरी का। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन में। और आपका 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से, पृथ्वी का औसतन क्या औसत घनत्व होता है, और अगर जी का सम्मिश्र फलन होता है, या जी पर निर्भर नहीं करता है, या जी के बीज क्रमानुपाती होता है, एंड जी के अनुक्रमानुपाती होती है। जी क्या है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जी के अनुक्रमानुपाती होती है। पृथ्वी का औसत घनत्व जी के क्या होता है, तो अनुक्रमानुपाती होती है। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन में। तो आपका 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोल कि यदि बल लंबवत बल दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा। जो लंबवत बल है उसका दोगुना कर दिया जाता है तो घर्षण गुणांक में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए में बोला कि अपरिवर्तित रहेगी, बी में बोला कि आधा हो जाएगा, सी है कि 2 गुना हो जाएगा, एंड डी में बोला कि 4 गुना हो जाएगा। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो लंबवत बल अगर दोगुना कर देते हैं तो उसका घर्षण गुणांक जो होगा वो क्या होगा, तो आधा घाट कर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आगे चलते 11वां क्वेश्चन में। आपका 11वां क्वेश्चन इस प्रकार बोला कि ऊष्मा चालकता की इकाई है, ऊष्मा चालकता की इकाई क्या है, ऐसा ही मात्रा क्या, ऐसा इकाई क्या है। ऑप्शन ए में है W K/-1 और M/-1, एंड बी में बोल रहा है कि J K/-1 एंड M/-1, एंड बी में बोल रहा, सी में बोल रहा है कि WK, एंड डी में बोल रहा है JK। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, मात्रक और बीमा आप लोग पढ़े होंगे 12th में, कहीं भी क्लास अगर किए होंगे तो उसमें पाई चार्ट बनाने के लिए दिया होगा, एक दिन का तो ऐसा ही मात्रा का और एक दिन का बीमा का बनाने के लिए दिया होगा। तो वही बोला कि ऊष्मा चालकता की इकाई दिया W K/-1 एंड M/-1 होता है। और याद कर लीजिएगा, बल के हो गया, धारा के हो गया, ऊष्मा के हो गया, ऊर्जा के हो गया, इस सब के मतलब कि बीमा और मात्रक जरूर याद कर लीजिएगा, ये हर एग्जाम में पूछ ही देता है 2 न 4। आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन में। तो आपका 12वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोला कि उस स्पीसीज का चयन कीजिए जो ब्राउन स्टेट क्षार की तरह व्यवहार नहीं करता, ब्राउन स्टेट क्षार की तरह व्यवहार नहीं करता है। ऑप्शन ए में है H2O, बी में है क्या H3O+, बी में है NH3, सी में है NH3, एंड डी में है NH2-। तो 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। का H3O+ है क्या, कि ब्राउन स्टेट क्षार की तरह ये व्यवहार नहीं करता है। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन में। तो आपका 13वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मानवों में दूध के पाचन की प्रारंभिक क्रिया किसके द्वारा की जाती है। दूध का जो दूध पीते हैं उसका पाचन की प्रारंभिक क्रिया किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए में है लाइपेज के द्वारा, बी में है ट्रिप्सिन के द्वारा, सी में है रेनिन के द्वारा, एंड डी में है क्या, पेप्सिन के द्वारा। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। का तो रेनिन के द्वारा जो मानवों में दूध के पाचन की आरंभिक क्रिया की जाती है। आगे चलते हैं 14वां क्वेश्चन में। तो आपका 14वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि काय केंद्रीय घन क्या BCC के लिए प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में है कि 1 होता है, बी में है 2, सी में 4, एंड डी में 5। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। था क्या, तो 2 होता है। BCC के प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होता है। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन में। 15वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि बॉन्ट ऑफ गुणांक का मान निम्न में से किसके लिए अधिकतम होता है। चारों ऑप्शन में से किसके लिए जो बॉन्ट ऑफ का गुणांक है जो अधिकतम होता है। ऑप्शन ए में बोला कि Al2SO4 का होल थ्राइस, और बी में बोला Na3PO4, सी में बोला कि BaCl2, एंड डी में क्या बोला कि NH2CONH2। तो 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो बॉन्ड ऑफ जो गुणांक का मान सबसे अधिक किसके लिए होगा, तो Al2SO4 के होल थ्राइस के लिए इसका मान सबसे अधिक होगा। आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन में। तो आपका 16वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक क्षारीय बफर विलयन निम्न के विलयनों को मिलाने पर बनता, कौन कौन से विलयन को मिलाने पर बनता, क्या क्षारीय बफर विलयन कौन कौन से विलयन मिलाने पर बनता है। ऑप्शन ए में है NaOH+ के NH4Cl, बी में बोला कि NH4OH+ के NaCl, और सी में बोला कि NH4OH+ के NH4Cl, और डी में बोला कि NaOH+ के NaCl। मतलब किसके मिलान पे बफर विलयन बनता है, तो 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या,
तो NH4OH प्लस के NH4Cl मिलाने से बनता है क्या, क्षारीय बफर विलयन निर्माण होता है। आगे चलते हैं 17वां क्वेश्चन में। तो आपका 17वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जिंक गर्म व सांद्र H2SO4, जिंक गर्म व सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करके देता है। H2SO4 से जिंक गर्म है जो H2SO4 से अभिक्रिया करके क्या देता है। ऑप्शन ए में है H2, बी में बोला SO2, सी में बोला SO3 एंड डी में बोला H2S। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो SO2 देता है। H2 जिंक गर्म है वो सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करके क्या देता है, तो SO2 देता है। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन में। तो आपका 18वां क्वेश्चन इस प्रकार से कि एरोसोल निम्न कोलाइडीय प्रणाली का एक उदाहरण, मतलब एरोसोल किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए में है गैस में द्रव्य का, बी में है कि गैस में ठोस का, सी में है द्रव्य में गैस का एंड डी में है कि ठोस में गैस का। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो ठोस में गैस का एरोसोल कोलाइडीय प्रणाली का एक उदाहरण है, गैस में क्या, ठोस का। आगे चलते हैं 19वां क्वेश्चन में। तो आपका 19वां क्वेश्चन भी इस प्रकार से आ गया, थोड़ा सा छोटा कहते हैं। बोल रहा है कि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी श्रेणी जो अवरक्त क्षेत्र में नहीं आती है, निम्न में से है वैसे वो कौन सा है जो अवरक्त श्रेणी में नहीं आता है, क्या, स्पेक्ट्रमी श्रेणी। ऑप्शन ए में बोला फुंड, बी में बोला ब्रैकेट, सी में बोला पास्चन एंड डी में क्या बोला लाइमन। तो 19 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात क्या, लाइमन है जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी श्रेणी है जो अवरक्त क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। आगे चलते हैं 20वां क्वेश्चन में। आपका 20वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि क्रोमियम परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 3, 4, 5 या 6। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो क्रोमियम परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। आगे चलते हैं 21वां क्वेश्चन में। आपका 21वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि निम्न में से अनुचुंबकीय अणु है, क्या, निम्न में से अनुचुंबकीय अणु कौन है। ऑप्शन ए में है B2, सी में है, बी में है C2, सी में है N2 एंड डी में है क्या, F2। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या, तो B2 जो है जो अनुचुंबकीय अणु में पाया जाता है। आगे चलते हैं 22वां क्वेश्चन में। आपका 22वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि sp2 संग्रह का एक उदाहरण है, sp2 संग्रह का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए में है OF2, बी में है H2S, सी में है BeCl2 एंड डी में है SnCl2। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो sp2 संग्रह का उदाहरण कौन है, तो SnCl2 sp2 संग्रह का उदाहरण है। आगे चलते हैं 23वां क्वेश्चन में। 23वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कोलाइडी सोल एक उदाहरण है जिसमें सोल के कणों की माध्यम के साथ बंधुता हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। ऑप्शन ए में है जल में सल्फर, बी में बोल रहा है जल में गोल्ड, सी में बोल रहा है जल में एपीओएच का होल थ्राइस एंड डी में बोल रहा है कि जल में प्रोटीन। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो जल में प्रोटीन हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते 24वां क्वेश्चन में। आपका 24वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एल्युमिनियम तथा टीन के अयस्क असामान्यता निम्न रूप में पाए जाते हैं। एल्युमिनियम तथा टीन के अयस्क किस रूप में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में सल्फाइड के रूप में, बी में ऑक्साइड के रूप में, सी में कार्बोनेट के रूप में एंड डी में क्या, सल्फेट के रूप में। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो ऑक्साइड के रूप में। एल्युमिनियम तथा टीन के अयस्क ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। आगे चलते 25वां क्वेश्चन में और रीसेट का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि निम्न संक्रमण धातुओं में से कौन सी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था में नहीं दर्शाते, क्या, ऑक्सीकरण अवस्था में नहीं दर्शाती है। ऑप्शन ए में Cu, बी में है Fe, सी में है Na और डी में क्या है Sc। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो Sc है वो क्या है कि धातुओं में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाती है। आगे चलते हैं, आगे नहीं है, बस इस सेट में इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट ज़रूर करें कि कैसा सेट लगा है और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, तब तक के लिए सेट देखते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।